there, Ritu Agarwal this side. Here I have decided to make a channel and create some useful videos for you people. Without wasting any time, we will start. In this video, I'll be talking about a subject, multidisciplinary case studies. It's an open book subject at CS professional level in group 3. And if I'll say more precisely, I'll be talking about how to approach a subject on the day of examination and in the examination hall. So would you like to know the strategies which I have followed and cleared my examinations? If the answer is yes, let's get into the video. And yes, don't forget to hit the like and subscribe button so I can help you throughout your journey of becoming a... Okay, so we are starting with the answer to the first question, that is how to approach a subject on the day of examination. MCS को एग्जाम के दिन कैसे पढ़े, कितने केस लॉस कवर करे, कहाँ से पढ़े, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना. सो आई सजेस्ट कि आपको सबसे पहले तो एग्जाम के दिन जो एमसीएस के हैं वो सारे केस लॉस रीड करने हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू जो केस लॉस आए हैं एडिशन उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है या फिर जो पुराने केस लॉस है वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस के है ही नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. जितने भी केस लॉस है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है 1-2 अटेम्प्ट के अंदर कि जो पुराने केस लॉस है ना उनको कम इंपॉर्टेंस दिया है और जो न्यू केस लॉस है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि जो पेपर सेट हुए हैं ना वो न्यूली एडेड केस लॉस में से आ गए हैं. बट अभी ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट लक कि न्यू केस लॉस में से भी आ सकता है, ओल्ड केस लॉस में से भी आ सकता है. बट हमें पढ़ते टाइम सारे केस लॉस को कंसिडर करना है. कभी भी बाइफर्केट नहीं करना है कि न्यू है तो ज्यादा मार्क्स का आएगा इनमें से या पुराना है तो ज्यादा मार्क्स का आएगा. ऐसा नहीं होता, सबको आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो. अब सेकेंड थिंग कि इतने सारे केस लॉस को एग्जाम के दिन कवर कैसे करेंगे. लाइक 400-500 केस लॉस होता है तो वो 7 to 8 आवर्स के अंदर कैसे कवर होंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन हार्डली अपने पास इतना सही टाइम होता है जिसमें आप पढ़ सकते हो. तो उसमें आपको सबसे पहले इंडेक्स प्रिपेयर करना होता है. जब आप पढ़ते हो तो जिससे भी आपने ट्यूशन ये सब ली होती है उसमें आपको बताया जाता है कि यू हैव टू प्रिपेयर एन इंडेक्स. अब आपने जो इंडेक्स प्रिपेयर किया है ना ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको वही रिवाइज करना होता है. उससे आपको पता चल जाता है कि दिस इज द आउटकम ऑफ द केस, या ये केस के अंदर ये जजमेंट आया था. तो उस जजमेंट के थ्रू आप वो पूरे केस लॉ के ऊपर पहुंच सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम. सो आप वो केस, दिस इज द ओनली वे जिससे आप लाइक पेपर अपियर कर सकते हो या सारे केस लॉस रिवाइज कर सकते हो. सिर्फ एक क्रक्स के थ्रू ही पूरी मॉड्यूल रिवाइज होती है. इट इज नॉट पॉसिबल टू टर्न एवरी सिंगल पेज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. सो जब भी पढ़ रहे हो इंडेक्स बनाओ, दिस विल हेल्प यू आउट ऑन द डे ऑफ एग्जाम. अब थर्ड थिंग, हमने सारे केस लॉस भी रिवाइज कर लिए. अब लिखना कैसे है, हाउ टू राइट. हमें मार्क्स नहीं आते, सो सजेस्टेड आंसर्स देखो. यस, एग्जाम के दिन सजेस्टेड आंसर्स देखो. एंड आई सजेस्ट कि एग्जाम देने जा रहे हो ना उसके 1 घंटे पहले आप सजेस्टेड आंसर्स देखो. इंस्टीट्यूट की जो सजेस्टेड आंसर्स है ना उनको गो थ्रू करो. एट द एंड आपके सारे केस लॉस रिवाइज हो गए. अब आप जा रहे हो, ऑटो में हो, बस में हो, जो भी हो, वो टाइम पे आप क्या करो, सजेस्टेड आंसर्स को रीड करो. तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ इंस्टीट्यूट ने इतने पैराग्राफ्स के अंदर केस लॉ को डिवाइड किया है और दिस इज द वे कि फर्स्ट में हमें ये बोलना है कि मॉड्यूल में ऐसा केस हुआ था, या फिर दिस इज द जजमेंट, या हमारे केस का ये जजमेंट आएगा, या जो प्रेजेंट केस लॉ है उसके फैक्ट्स क्या हैं, जो भी है वो हमें पता चल जाता है. सो दिस इज द ओनली वे. अगर आप केस लॉस को, जजमेंट्स को, या जो इंस्टीट्यूट के आंसर्स हैं उनको रीड करते हो तो हम सब पढ़ते हैं वो आंसर्स. जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं ना वो सबने रीड किए होते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन नहीं किए होते. और सब लोग एग्जाम के दिन यार लिखना कैसे है, यार लिखना कैसे, हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है एक दूसरे को, और आप सबका सुन सुन के इतना कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप एग्जाम में रायता फैला के आते हो. तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. हमें एग्जाम के दिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स देखने ही है जाने के पहले. तो जो एक्चुअल आंसर्स है उस वे में हम लिख पाएंगे, उस वे में हम पेपर अपेयर कर पाएंगे. सो दिस विल सजेस्ट यू टू गेट योर मार्क्स better than compared to your friends, and this will really help you. So these are the 3 strategies which I am suggesting कि आप अपने एग्जाम के दिन फॉलो करो. Okay? Second and third question, that is how to write and a different start to every answer. अब how to write, सारे केस लॉस मिल गए, अब पेपर लिखना है तो कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हर आंसर को 4 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करो. 4 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया. अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना है जो मॉड्यूल के अंदर केस लॉ हुआ है उसका नाम, कि दिस केस लॉ इज सिमिलर टू दिस, एंड अथॉरिटी का नाम जिसने वो केस को सेटल किया है. सेकेंड के अंदर आपको लिखना है जो मॉड्यूल का केस लॉ है उसके फैक्ट्स, कि इन द 5 to 6 लाइन, 5 to 6 लाइन्स होनी ही चाहिए. आंसर का थोड़ा क्वांटिटी चाहिए. यस, क्वालिटी मैटर्स, बट अगर 5 मार्क का आंसर है तो एटलीस्ट मिनिमम 1 पेज तो नीडेड है वहां पे.
सो 5 to 6 लाइन्स आप उस केस लॉ के लिखो। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर केस लॉज है उसके फैक्ट्स, वो भी आप 5 to 6 लाइन्स, या केस लॉ कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है फोर्थ, उसके अंदर आपको देना है जजमेंट कि आपने दोनों केस लॉज कंपेयर किए या फिर आपने जो एनसीएलटी ने या फिर कोई भी अथॉरिटी ने जजमेंट पास किया है उसके बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया है कि आपके केस लॉ के अंदर भी ये जजमेंट आएगा। सो फोर्थ केस लॉ के अंदर जजमेंट लिख दो एंड दैट यू ऑल सॉर्टेड। सिर्फ 4 पैराग्राफ्स के अंदर आंसर डिवाइड करो, फॉलो दिस एंड यू विल फॉर श्योर स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। एंड अब द सेकेंड थिंग इज डिफरेंट स्टार्ट टू एवरी आंसर। अब इसके अंदर कैसा होता है कि हम हर केस लॉ के स्टार्ट करते हैं द प्रेजेंट केस लॉ इज सिमिलर टू दिस केस। एवरी सिंगल आंसर, हर स्टूडेंट का आंसर यही रहता है, बट ऐसा मत करो। लाइक आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, यू कैन मॉडिफाई। अगर आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स देखते हो ना, तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में सब के जो स्टार्टिंग्स है ना वो रिपीटेड नहीं है, वहां पे आपको डिफरेंट मिलेगी। सब वो चीजें देखो, आपको पता चलेगा। एंड यस, मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था ऑन टेक्स्ट गुरु, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी कि आप क्या क्या ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हो। द प्रेजेंट केस लॉ इज सिमिलर टू दिस केस लॉ। इसके अलावा आप फर्स्ट पैराग्राफ की क्या स्टार्ट दे सकते हो। वैसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों पैराग्राफ्स के लिए मैंने डिफरेंट स्टार्टिंग्स निकाली है फ्रॉम द सजेस्टेड आंसर, क्योंकि एक चेकर द प्रेजेंट केस लॉ इज सिमिलर टू दिस केस लॉ कितनी बार रीड करेगा। सो अगर कुछ अच्छा मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, तो यहाँ पे आपको 1 या 2 मार्क्स ज्यादा मिलने की वजह से यू कैन क्रैक योर एग्जाम। सो दिस इज फॉर द सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज बुक्स टू कैरी। हमें कौन कौन सी बुक एग्जाम के दिन लेके जानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी तो है नहीं, या फिर कि आपको 10 बुक्स कैरी करनी है, 15, जितने लेके जा सकते हो। ट्रक लेके जाना है, ट्रक लेके जाओ, अरे कितनी भी कैरी कर सकते हो, कुछ लिमिट नहीं है उसके अंदर। बट हमारे पास इतनी बुक्स नहीं है, ना कोई कैरी करना चाहता है। सो आपको कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है बेसिकली, तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एमसीएस की मॉड्यूल। एमसीएस की मॉड्यूल लिए बिना एग्जाम में जाने की बेवकूफी मत करना। आपने चाहे कितने भी किसी भी फैकल्टी के नोट्स पढ़े हो, बट डू कैरी एमसीएस का मॉड्यूल, आपको वो हेल्प करेगा। लाइक भले ही 5 मार्क्स के लिए करे, बट इट विल हेल्प यू आउट। सो डोंट डू दिस बुलशिट कि आप मॉड्यूल नहीं लेके जाओगे। आपको सबसे पहले मॉड्यूल रखनी है बैग के अंदर एमसीएस की। उसके अलावा आप लेके जा सकते हो ग्रुप 1 के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बुक, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो आपने सारी सब्जेक्ट्स पढ़ी होती है ना, तो आप उसमें से सॉर्ट कर सकते हो कि लाइक कहीं से भी मिले, हमें आंसर मिलने से मतलब है ना। तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बुक लेके जाओ। आप जो है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट उसका बुक लेके जाओ, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट। आप सीआरबीआई का बुक्स कैरी करो, ठीक है। आप फंडिंग का बुक्स कैरी करो। आप ये सब्जेक्ट्स का बुक एटलीस्ट कैरी करो। और उसके अलावा अगर किसी के पास मल्टीपल बेयर एक्ट्स का कोई भी एक्ट है, लाइक कोई भी बुक है जिसमें बहुत सारे बेयर एक्ट्स कवर है, तो आप वो बुक भी लेके जाओ। इट्स नॉट कंपलसरी, जिसके पास है वो लेके जाओ, अलग से परचेज करने की नीड नहीं है। अब आप अगर किसी और से कंसल्ट करोगे तो आपको बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि जो एमसीएस का मॉड्यूल है दैट इज सफिशिएंट, जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जाम्स पास की है वो आपको यही सजेशन देंगे, अगर आपका कोई सीनियर होगा तो ऐसा मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में से ऐसा हुआ था कि जो सिर्फ मॉड्यूल थी उस मॉड्यूल में से ही केस लॉज आए थे, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केस लॉज अलग अलग लाइक सेक्शंस भी पूछते हैं कि कंपनी एक्ट के ये सेक्शंस में के बेस पे आप जजमेंट दो, तो आपके पास सेक्शन होगा तो आप जजमेंट दोगे ना, आप जजमेंट दे दोगे, लेकिन पूरा सेक्शन लिखना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि हमने पूरे सेक्शंस रटे नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ली है। सो सिर्फ मॉड्यूल के भरोसे मत जाना, जो बुक्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो लेके जाओ। उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपना ऐड कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जितनी बुक्स लेके जाओगे आपको सब काम आएगा, सारी बुक्स काम नहीं आएगी, क्या पता एक भी बुक काम नहीं आए, बट एग्जाम हॉल में बैठ के गिल्ट करने से तो बेटर है कि आप बुक्स कैरी कर लो। सो डू कैरी दीज बुक्स एंड रॉक इन योर एग्जाम्स। नाउ वी आर ऑन आवर 5th क्वेश्चन, दैट इज टाइम अलॉटमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो आई सजेस्ट कि सबसे पहले 60 मार्क का पेपर अपीयर करो, और उसमें भी स्टार्टिंग का 1 आवर आप ढूंढने में लगाओ। स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर यू कैन सर्च योर ऑल दी आंसर्स ऑफ 60 मार्क क्वेश्चन। अब आपको 1 घंटे के अंदर जितने भी आंसर्स मिल गए हैं ना, दैट इज वेल एंड गुड। 1 घंटे के बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पेयर मत करना ढूंढने के अंदर, वरना सिर्फ ढूंढने में रह जाओगे। जितने ढूंढे वो एंडिंग में गिल्ट होगा कि मिल तो गया था लेकिन लिखा नहीं। सो 1 घंटे के बाद नेक्स्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर आपका जो 60 मार्क का क्वेश्चन है उसको आपको लिख के कंप्लीट करना है। अब आता है नेक्स्ट 40 मार्क्स। तो लास्ट के जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसके लिए आपको 45 मिनट्स रखनी है।
तो 45 मिनट्स के अंदर आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर उसको एक बार रीड करो, उसके बाद एक और बार 5 to 10 मिनट्स के अंदर ट्राई करो, आप उसको सेकेंड टाइम रीड करो, तो यू विल गेट एन आइडिया। अब जो लास्ट की 20-25 मिनट्स है उसके अंदर उसको लिखने का ट्राई करो। सो दिस इज द वे यू कैन अलॉट टाइम इन योर एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट योर एंटायर 100 मार्क्स पेपर। हमने ये तो देख लिया कि 40 मार्क के जो क्वेश्चन है उसको 45 मिनट्स देनी है। अब वो 45 मिनट्स में करेंगे क्या? आई सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में उसको एक बार रीड करो, ऐसे रीड करो कि आपको कुछ भी नहीं पता। इट्स लाइक एन अनसीन पैराग्राफ एंड दैट इज वेरी ट्रू। ये अब्बा डब्बा चब्बा ही होता है, हमें नहीं पता होता। इट इज रियली एन अनसीन पैराग्राफ। सो लाइक उसको एकदम पीसफुली रीड करो। 10 मिनट्स के अंदर ट्राई कि आप उसको खत्म कर दो। सेकेंड रीड दो उसको नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। अब जब सेकेंड रीड दे रहे हो ना, वो टाइम पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो केस लॉ में हाईलाइट करो या मार्क करो कि यस कि आपको ये जब आप आंसर अपेयर करोगे वो टाइम पे आपको यूजफुल आ सकती है, या फिर इस चीज को आप आंसर के अंदर लिख सकते हो। अब ये चीज हो गई। अब जो क्वेश्चंस है वो केस लॉ के रिलेटेड उनको रीड करो एंड स्टार्ट राइटिंग। जो भी दिमाग में आता है लिखो, क्योंकि 2 बार केस लॉ पढ़ा है तो कुछ तो समझ आया है, कुछ तो प्रोविजंस पता है। उनको ब्लैंक मत छोड़ो, अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो 40 मार्क के आंसर को। जितना भी समझ आया उतना लिखो, क्योंकि दिस इज वेरी ट्रू कि आप 45 मिनट्स के अंदर पूरा वो उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर ऐसे केस लॉज हम घर पे रीड करते हैं वी यूजुअली टेक 2 आवर्स। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 45 मिनट्स के अंदर वो रीड करो, बट दिस इज अ टेस्ट, सो यू हैव टू अपियर इट। आपको वो चीज करनी ही है कि 45 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए वो आंसर। यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो लाइक आप ऐसे अगर बाइफरगेट करोगे सो माइट बी आप कंप्लीट कर सकते हो पेपर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। These are some strategies from my side which you can follow and excel in your exams. All the very best. And if you are having any doubt, any query, you can let me know in the comment section. For sure I'll answer. तब तक के लिए bye bye and see you in the next.